एक क्रिमिनल केस के रजिस्टर हो जाने पर पुलिस उसमें आरोपी के खिलाफ तफ्तीश करती है। इस तफ्तीश को विवेचना, इन्वेस्टिगेशन, जांच, तपास आदि बहुत सारे नामों से जाना जाता है। आजकल इसे फाइनल रिपोर्ट अंडर सेक्शन 173 पार्ट 2 CRPC भी कहते हैं। पुलिस आईओ इसे कोर्ट में दाखिल करते हैं और आरोपी को इसकी एक कॉपी मिल जाती है। आरोपी को यह जान लेना होगा कि चार्जशीट में वह क्या है जिससे उसकी कन्विक्शन हो सकती है और जो बहुत डरावना होता है, और वह क्या है जिसके ना होने से कन्विक्शन या एक्विटल पर फर्क नहीं पड़ता है। अर्थात चार्जशीट में क्या चीज डरावनी नहीं है। जो अधिक डरावना है, जो सजा करवा सकता है, उस पर अधिक ध्यान दिया जाना जरूरी होता है। हर एक चार्जशीट हमेशा प्रोसिक्यूटर्स की शिकायत के समानुपात में होती है। प्रोसिक्यूटर्स ने शिकायत में जैसे जैसे आरोप लगाया है, पुलिस आईओ ने उसको वैसे वैसे इन्वेस्टिगेट किया होगा और वैसे वैसे ही चार्जशीट को बनाया होगा। आपको यह पता लगाना है कि चार्जशीट के कौन से भाग आपको फंसा सकते हैं और किन भागों से कोई खतरा नहीं होता है। चार्जशीट के सजा करवा सकने वाले भागों को डरावना हिस्सा कहते हैं। उनकी पहचान कर उन पे अधिक ध्यान देना जरूरी होता है। चार्जशीट के मिलते ही सबसे पहले उसको देखकर उन भागों को चिन्हित करने जो अधिक महत्वपूर्ण हैं, अधिक डरावने हैं, जिनसे आपको बड़ा खतरा हो सकता है। जो भाग कम महत्वपूर्ण है, जिनसे सजा का खतरा कम होता है, उन पर कम भी भी दोगे तो मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि वे उतने डरावने नहीं होते। लेकिन मूल सवाल है कि इन दो तरह के भागों को कैसे अलग अलग करें और कैसे इनको अलग अलग पहचानें। तो जवाब है कि यह बात पुलिस की इन्वेस्टिगेशन को देखकर ही पता चल सकेगा। कैसे पता चलेगा, इसका और इसकी विधि का वर्णन हम आगे इस वीडियो में दे रहे हैं। हम प्रोसिक्यूटर्स की एक शिकायत पर विचार करते हैं। उसने कहा, मैं मेडिकल की तैयारी करने के लिए कोचिंग जाती थी, आरोपी भी वहां पढ़ता था, हमारी दोस्ती हो गई। 2019 में यह मुझे अपने दोस्त गोपाल के घर ले गया और वहां इसने मेरे साथ फिजिकल रिलेशंस बनाए। जब मैंने मना किया तो बोला कि मैं तुम्हारे साथ शादी कर लूंगा। उसके बाद तो यह शादी का झांसा देकर मेरे साथ बहुत बार संबंध बनाया, मेरी फोटोज और वीडियोज भी बना ली। बोला कि नहीं आओगी तो वीडियो वायरल कर दूंगा। पिछले महीने 21 तारीख को मेरे माता पिता के ना होने पर हमारे घर आया और मेरे मना करने पर भी मेरे साथ इसने संबंध बनाए। अब अंत में मैं आपके पास आई हूँ, कानूनी एक्शन लिया जाए। फॉल्स एलिगेशन वॉरियर्स तो शायद यह बात ना जानते हों, लेकिन हमारे एडवोकेट कलीग्स इस बात को अच्छी तरह पहचानते होंगे कि पुलिस पुराने आरोपों पर केवल नाम मात्र का इन्वेस्टिगेशन करती है। पुराने आरोपों से संबंधित साइट प्लान, रिकवरी मेमो, सर्च एंड सीजर फाइल पर से गायब होते हैं, उन्हें कभी बनाया ही नहीं जाता है। दूसरी श्रेणी में वे आरोप होते हैं जो बीच के समय के होते हैं, जो बहुत ना पुराने होते हैं ना बिल्कुल नए समय के होते हैं। उनके संबंध में कोई एक आध सबूत फाइल पर मिल भी जाता है, लेकिन ये सबूत कभी पूरे नहीं होते। नक्शा मौका है तो बरामदगी नहीं होगी, बरामदगी है तो मौके के गवाह नहीं मिलेंगे, यानी कि उसमें कोई ना कोई डिफेक्ट अवश्य मिलेगा। एविडेंस की चेन कभी पूरी नहीं होती है। तीसरे वे आरोप होंगे जो या तो बिल्कुल लेटेस्ट होंगे या फिर बिल्कुल नजदीक के समय के होंगे। उन पर पुलिस की तफ्तीश पूरी मिलेगी। साइट प्लान होगा, रिकवरी मीमो, सर्च एंड सीजर सभी कुछ होगा और पुलिस आईओ की तफ्तीश उस पॉइंट पर मुकम्मल होगी। जो भी पुलिस आईओ कर सकता होगा अपनी इन्वेस्टिगेशन के दौरान वह सब करेगा। इस प्रकार से यह जो चार्जशीट का तीसरा हिस्सा है, यानी कि जो बिल्कुल लेटेस्ट और ताजा अपराधों या आरोपों वाला हिस्सा है, यही आपके लिए चुनौती पेश करने वाला होगा। पहले दो हिस्से ऐसे थे जिनमें एविडेंस बिल्कुल नहीं था या आधा अधूरा था। वे आपके लिए खतरनाक हिस्से नहीं होते हैं। चार्जशीट लीगल सिस्टम से सहायता पाने के लिए इसका मेंबर होना जरूरी है। जब आप सामने लिखे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज भेजते हो तो तत्काल ही आपको विधि लिखकर भेज दी जाती है, जिसके द्वारा आप हमारे मेंबर बन सकते हैं और हमारी सर्विसेज का लाभ लेते रह सकते हैं। इसलिए केवल व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा ही संपर्क करें। चार्जशीट मिलने पर आप 90% मामलों में देखेंगे कि 2019 वाली घटना के बाबत पुलिस ने कोई साइट प्लान नहीं बनाया होगा।
उस कोचिंग सेंटर की फीस की रसीद, एडमिशन का रजिस्टर नहीं दिया होगा, टीचर का बयान नहीं दिया होगा, गोपाल के घर का नक्शा नहीं बनाया होगा और संभव है कि उसका घर ही प्रोसिक्यूटर्स को कभी मिला नहीं होगा। ऐसे में यह एविडेंस तो बिल्कुल नहीं होगा कि गोपाल वहां पढ़ता भी था या नहीं पढ़ता था, या गोपाल नाम के व्यक्ति का कोई अस्तित्व था या नहीं था। इस तरह 2019 वाली घटना के बरक्स पुलिस आईओ ने आपको बिल्कुल सुरक्षित घेरे में रख छोड़ा होगा। ऐसे मामलों में मामूली सा साधारण क्रॉस भी आपको बचा ले जाएगा और आपका काम चला देगा। आप प्रोसिक्यूटर से इस तरह के साधारण सवाल भी कर लेंगे तो बात बन जाएगी। जैसे आपने पुलिस आईओ को उक्त कोचिंग सेंटर की कोई फीस की रसीद नहीं दिखाई है कि आप वहां कब पढ़ा करती थी और पढ़ती भी थी कि नहीं पढ़ती थी। आप उससे पूछ सकते हैं, आपने आईओ को उक्त कोचिंग सेंटर के मालिक टीचर फला फला से नहीं मिलवाया है, आपने आईओ को गोपाल का घर नहीं दिखाया है। मेरा कहना है कि ऐसा कोई कोचिंग सेंटर था ही नहीं जिसमें आप, आरोपी और गोपाल सब साथ साथ पढ़ते हो। इसीलिए उस कोचिंग सेंटर के एडमिशन रजिस्टर जैसा कुछ भी केस फाइल पर उपलब्ध नहीं है। आप जानते होंगे कि मेरा कहना है करके सजेशन दिए जाते हैं और सजेशन के बाद में उसका कारण भी बताया जाता है। अगला सजेशन आप देंगे, मेरा कहना है कि गोपाल नाम का कोई असली व्यक्ति था ही नहीं जिसके घर आपको ले जाया गया हो, इसीलिए आप उस घर को कभी भी पुलिस आईओ को नहीं दिखा पाई हो। इसी तरह के अन्य सवाल उससे पूछे जाएं, क्योंकि पुलिस पहले ही वहां की इन्वेस्टिगेशन को शून्य कर चुकी है, तो आप कुछ भी सवाल बेधड़क होकर पूछ सकते हो। यहाँ जो भी नुकसान होगा वह प्रोसिक्यूटर्स तथा प्रोसिक्यूशन का होगा। आरोपी को इस मामले में केवल लाभ मिलेगा यदि वह कहे कि उपरोक्त में से कोई भी जानकारी पुलिस आईओ को दी थी तो उसे रिकॉर्ड के साथ कन्फ्रंट करवाएं, जहां यह जानकारी बिल्कुल मौजूद नहीं होगी। आप ध्यान से देखेंगे कि कथित घटना के बाद भी उसके बुलाए जाने और संबंध बनाए जाने पर पुलिस का ऐसा ही रुख आपको देखने को मिलेगा। इसमें लिखा है ना, बहुत बार संबंध बनाया, तो यह वाला वाक्यांश जो आया है उसकी बाबत आईओ ने उन जगहों पर जाने की बात तो बहुत दूर है, वहां के नामों की लिस्ट तक नहीं बनाई होगी। तो ऐसे में उन स्थानों पर जिन पर बहुत बार संबंध बनाया गया था उनका साइट प्लान, रिकवरी, मीमो, सर्च एंड सीजर मिलना तो ये तो लगभग बिल्कुल असंभव बात है। तो आरोपी इस वाले हिस्से के प्रति भी निश्चित रह सकते हैं। नियम सादा और सरल है कि जिस आरोप के संबंध में एविडेंस नहीं है उसको प्रूव्ड नहीं माना जा सकता है। अब देखते हैं पिछले महीने की 21 तारीख वाले आरोप को। इस आरोप की पुलिस जांच पूरी मिलेगी, उसके माता पिता के बयान होंगे कि वे घर पर नहीं थे, किसी एक आध पड़ोसी या पास के दुकानदार का भी बयान होगा कि उसने आरोपी को वहां आते हुए देखा था। घर में उस रूम में कोई ट्रेसेस मिले होंगे तो उनको भी उठाया गया होगा, उनको एफएसएल में भेज दिया गया होगा। यदि किसी महत्वपूर्ण कॉल का जिक्र होगा तो सीडीआर भी लिया जा सकेगा। यह सब करने के बाद चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की गई होगी। तो यह स्पष्ट हो जाता है कि पुलिस ने पहले आरोपों पर केवल औपचारिकता पूरी की है, कोई गंभीर इन्वेस्टिगेशन नहीं की गई है, जबकि अंतिम आरोप पर पुलिस ने गंभीर इन्वेस्टिगेशन किया है। आपको भी अंतिम आरोप को गंभीर मानना होगा और उस पर पूरा ध्यान देना होगा। अब रही बात फोटोज और वीडियोस की, तो आमतौर से आरोपी के फोन को जब्त किया जाता है। तो किसी मोबाइल को जब्त करने के लिए जो प्रोटोकॉल्स होते हैं, जो उसके निर्धारक नियम होते हैं, वे पूरे किए गए हैं या नहीं किए गए हैं, इसके बारे में पुलिस आईओ को ना तो ज्ञान होता है ना उसकी ट्रेनिंग उसको दी गई होती है। तो वह यहाँ कुछ भी घालमेल कर सकता है। यहाँ आपको परंपरागत क्रॉस एग्जामिनेशन में तो पारंगत होना ही होगा, जिसमें इंडियन एविडेंस एक्ट और कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर का सहारा लेना होता है। अब आपकी जिम्मेदारी कुछ और बढ़ गई है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आ गई है, क्लाउड कंप्यूटिंग आ गया है। इनके सिद्धांतों को भी आपको जानना होगा। यह भी जानना होगा कि मोबाइल फोन तथा कंप्यूटर लैपटॉप द्वारा इंटरनेट सर्फिंग में क्या मौलिक अंतर होता है। आपकी जानकारी के लिए हम यहाँ बताना चाहेंगे कि मोबाइल फोन की मेमोरी और कंप्यूटर लैपटॉप की मेमोरी अलग अलग तरह से व्यवहार करते हैं। मोबाइल फोन की अधिकांश मेमोरी वोलेटाइल मेमोरी होती है, जो उड़ जाती है समय के साथ साथ, जो उसमें रैम के कारण होती है। मोबाइल के रैम के कारण
उसकी मेमोरी होती है। इसीलिए आजकल अधिक रैम वाले फोन्स की डिमांड बढ़ गई है, जबकि कंप्यूटर और लैपटॉप की मेमोरी रैम के साथ साथ रोम वाले हिस्से को भी इस्तेमाल किया जाता है और उसमें टेम्पोररी कुछ समय के लिए एचडीडी के कुछ भाग को हम चाहें तो रोम में बदलकर काम चला सकते हैं। तो जो भी आपके प्रमुख आरोप हैं उसके लिए इन सब बिंदुओं पर पूरी तैयारी करें। यह ध्यान रखें कि आपका क्लाइंट आपके लिए मछली की आंख है, उसका हित ही आपका हित है, उसका हित हो यही आपको ध्यान में रखना है और अधिकतम हित हो इसके लिए आपको मेहनत करनी है। इंडियन लीगल सिस्टम आपको निरंतर एक कानूनी सहारा देता रहा है। आप जब भी किसी झूठे आरोप में फंस जाते हो तो हम अपने डिस्टेंस एडवोकेसी से आपको बचने की राह दिखाते हैं। हमें गर्व है कि हम अपने हजारों साथियों की कानूनी सहायता कर पाए हैं जिनको सही रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। आप हमारी वेबसाइट indianlegalsystem.org पर जाकर सब जानकारी अपनी सरल भाषा में पा सकते हैं। वहीं पर आप हमारी वेबसाइट के विभिन्न लिंक्स देख सकते हैं और चाहें तो वहां दिए गए सिंबल पर सर्च करके ढूंढ भी सकते हैं। जब आपको आवश्यकता होगी तो हम आपके लिए भी बेहतरीन क्रॉस एग्जामिनेशन तैयार करके भेज सकते हैं। कोई दूसरा लीगल डॉक्यूमेंट हो तो हम वह भी उपलब्ध करवा सकते हैं। हम आपको विजयी बनाना चाहते हैं ताकि फॉल्स एलिगेशन आपको हरा ना पाए। भारत भर में हमारी सहायता पहुंच रही है, वह आप तक भी पहुंचाई जाएगी। आप हमें बताएं कि आपकी क्या आवश्यकता है। हमसे संपर्क का तरीका सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, आप इसको नोट कर सकते हैं। यह हर एक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा। सहायता पाने के लिए स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज भेजें, तत्काल आपको आगे का रास्ता बताया जाएगा। एक बार मेंबर बनने के बाद आप हमें हिंदी और इंग्लिश में अपना मटेरियल भेज सकते हैं, अन्य भाषा हो तो ट्रांसलेशन भेज सकते हैं। हम आपसे अगली वीडियोज में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए प्रणाम।